टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किए थे, उसके अंदर का एक पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, या हम ओटी बोलते हैं उसको। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच अप्रोच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इसके केस में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं जिसकी एनर्जी कम रहती है, ओके, तो जनरली क्या होता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड केस में होते हैं। तो जब वो उसको हम जो है, या फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, जब हम उसको कोई सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स जो है उसको एब्जॉर्ब, ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, उसका एक्साइटेशन होता है। और एक्साइटेशन कहाँ से कहाँ होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, या फिर नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में होता है। तो एंटी बॉन्डिंग को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हमेशा हाई रहेगा कंपेयर टू बॉन्डिंग से, कंपेयर टू नॉन बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हाई, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, सिग्मा स्टार पाई स्टार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, कोई ऑर्बिटल सिग्मा में है तो सिग्मा स्टार में जाएगा, ओके, एंटी बॉन्डिंग में। कोई एन में है तो सिग्मा स्टार में जाएगा, ओके। कोई पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो पाई स्टार में जाएगा, कोई एन से पाई स्टार में जाएगा। इस तरह से उसका ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन का कैसा होता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल किस तरह से है, उस तरह से उसका ट्रांजिशन हो सकता है। अभी कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्किन, सॉरी, उसके पास पाई बॉन्ड्स है इन द फॉर्म ऑफ सी डबल बॉन्ड सी है, इन द फॉर्म ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ है, इन द फॉर्म ऑफ सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, ओके, या फिर एन डबल बॉन्ड ओ, या अलग अलग फॉर्म में उसके पास पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये सब के पाई बॉन्ड के ट्रांजिशन के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, ओके, और वो जो एनर्जी है वो हम सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूवी, ओके। तो ये जो कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन का क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, ओके, और ट्रांजिशन हो जाएगा। इस तरह से इसको एब्जॉर्प्शन के बाद ये प्रोसेस होती है, ओके। एंड फॉर दिस पर्पस, ओके, एनर्जी ऑफ our transition is sufficiently lowered, okay, then the absorptions are shifted into the visible and compared to become the colored। कैसा होता है, डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन लाइट कौन से रेंज में आती है। तो कभी कभी जो है वो विजिबल भी रीजन में अगर जो आ गई, ओके, वेवलेंथ अगर जब इसकी विजिबल रीजन में आ गई तो हमको जो है फिर वो उसका जो है ट्रांजिशन का कलर भी शो हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, ओके। पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक कंसेप्ट है, ओके। कई के लिए यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्वांटिटेटिवली द पोजीशंस एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शंस मालूम करने के लिए, ओके। अभी जनरली ये फार्मूले डिपेंड करता है कि लैम्बडा वन अगर जो कोई किसका वेवलेंथ निकालनी है तो इज इक्वल टू 8mc/L स्क्वायर डिवाइडेड बाय Hn+1, ये फार्मूला हम यूज करते हैं कि तो ट्रांजिशन हो रहा है, यूवी लाइट यूज कर रही है, वेवलेंथ है, इंटेंसिटी है, ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर एम क्या यूज करेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, कितने मास की जो है बम्बार्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ओके। एल है लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेटेड चेन है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, एन है नंबर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। इस पे हम जो है इसका वो लैम्बडा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद कौन से अल्ट्रावायलेट रीजन का और विजिबल रीजन का अगर तो एब्जॉर्प्शन हुआ है तो ट्रांजिशन बहुत सारे पॉसिबल है। कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो सिग्मा से सिग्मा स्टार पॉसिबल है, एन से सिग्मा पॉसिबल है, एन से पाई स्टार पॉसिबल है, पाई से पाई स्टार पॉसिबल है, और सिग्मा से सिग्मा स्टार है ट्रांजिशन, इतने, ओके। तो जनरली क्या होता है, यस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, ओके। कहाँ से कहाँ होते हैं एक्साइटेड, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग के अंदर होते हैं। एंटी बॉन्डिंग यस इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो यस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग उसी ऑर्बिटल का रहेगा, उसी ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग। हर ऑर्बिटल को अपना एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है जो कि वैकेंट कंडीशन में होता है, ओके। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन का वहां पे ट्रांजिशन होगा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में, कब, एब्जॉर्प्शन करने के बाद, ओके। एमओटी डायग्राम अगर जो आपने देखे होंगे, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो एमओटी डायग्राम के अंदर किस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं वो जनरली उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इनऑर्गेनिक में आपको ये पार्ट आएगा एंटी बॉन्डिंग का, तो वहां पर ये हो सकता है आपको ये अच्छे से
डायग्राम की वजह से, कि वहाँ पर डायग्राम एक्सपेक्टेड है, इसलिए वहाँ पर डायग्राम जो है बताते हैं। ओके, अब देखिए कंपाउंड हैविंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ऑन द हेटेरो एटम। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके पास बॉन्ड नहीं है लेकिन उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो कोई हेटेरो आइटम पे है, नाइट्रोजन पे हो सकती, ऑक्सीजन पे हो सकती, सल्फर पे हो सकती, तो उसके केसेस में क्या होता है, जो यन इलेक्ट्रॉन है, ओके, वो एक्साइटेड होके सिग्मा स्टार में जा सकते हैं। ओके, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। ओके, और जिस कंपेयर टू द सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है ना, वो तो लोन पेयर के फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन, तो वो लूजली हेल्ड होते हैं। तो उनको जब लूजली हेल्ड है तो उसके वास्ते क्या होता है, जो ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ट्रांजिशन के लिए जो रेडिएशन रिक्वायर्ड है, वो बहुत ज़्यादा लो लगती है। ओके, हाई एनर्जी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि तो उनको बॉन्ड थोड़ी ब्रेक करना है, उनके तो इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है वहाँ पर। तो इस वजह से वहाँ पे कंपेयर टू जो है सिग्मा से सिग्मा स्टार में जो ट्रांजिशन के लिए जितनी अमाउंट की एनर्जी की रेडिएशन लगेंगी, उससे कंपेरिजन में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन दैट इज एन टू सिग्मा स्टार, इसको जो है एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। ओके, तो इस तरह से उसका ट्रांजिशन होगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर अगर जो करना है हमको, तो मिथिल आयोडाइड शो द लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू 258 व्हाइल दैट एट द 227 माइक्रोन। तो ये अलग अलग रेडिएशंस की यहाँ पे वैल्यूज बताई है, कितने अमाउंट में जो है यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से ट्रांजिशन होता है। जनरली देखिए सिग्मा है ने भी, जिस बॉटम में दिए वाले यहाँ पर बॉटम में सिग्मा पाई एन, तो ये क्या है, ये जो सिग्मा पाई एन है, ये बताए वाले हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब इसको जो है यूवी रेडिएशन या विजिबल रेंज की रेडिएशन से एनर्जी सप्लाई करेंगी, तब इसका ट्रांजिशन तो क्या हो सकता है, फिर सिग्मा से सिग्मा स्टार हो सकता है, यन से सिग्मा स्टार हो सकता है, और यन से पाई स्टार। इस तरह से यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल कौन कौन से है, तो वेरियस ट्रांजिशन में बी अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कम एनर्जी लगेंगी ट्रांजिशन के लिए, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार को लगेंगी, एनर्जी लगेंगी एन टू सिग्मा स्टार को, उस लगेंगी पाई टू पाई स्टार को, और उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेंगी एन टू पाई स्टार को। तो इस तरह से ये जो है उसका ऑर्डर है एनर्जी का। तो सबसे फास्ट एनर्जी, सबसे जो कम एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज द सिग्मा टू सिग्मा स्टार को यहाँ पे कंपेयर टू। ओके, तो यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है कि पाई टू पाई स्टार में कौन कौन से आते हैं। तो जनरली यहाँ पे देखिए अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर पाई टू पाई स्टार होता है, अब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है 175 माइक्रोन पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे दूसरा अल्कीन सिस्टम है, यहाँ पे भी पाई टू पाई। अल्कीन मीन्स क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, तो पाई टू अगर तो उसको एनर्जी सप्लाई की है तो पाई स्टार में जाएगा। यहाँ पे बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन के अंदर भी अल्केन सिस्टम है, तो वहाँ पे भी पाई टू पाई स्टार होगा। एनर्जी डिफर करती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे भी, तो इस वजह से यहाँ पे लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू जो है चेंज होते जा रही है। ओके, कॉन्जुगेशन सिस्टम जितना बढ़ते जाएगा उतने ही लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ते जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे तो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं, ऑर्बिटल देखिए पाई बॉन्ड का लोब बताया हुआ है, प्लस माइनस इस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस फॉर्म में यहाँ पे बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शो करे वाले हैं। अब इसको अगर जो अरेंज करें हमने सिस्टमेटिकली वे में, तो यहाँ पे सब क्लियरली मेंशन करेंगे कि प्लस के साथ माइनस है, प्लस के साथ माइनस है, प्लस बॉन्ड के साथ माइनस है, यानी प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो गए, चार्ज सेपरेशन है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि माइनस माइनस चार्ज जो है वन साइड आ जाते हैं, ओके, और प्लस प्लस चार्ज जो है वन साइड में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसकी एंटी बॉन्डिंग तैयार होती है। तो सेंटर में अगर जो देखेंगे आपने, दो निगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए सेंटर के एक साथ में, सेंटर के इस तरह से हो जाती है। वहाँ पर कम तो देखिए साइन करेंगे तो आपको यहाँ पे वन माइनस दिखेगा। ओके, तो नेगेटिव चार्ज कंबाइनली यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर जो दो, दूसरा भी एक पॉसिबिलिटी है, अगर जो वहाँ पे दो चार्जेस सेपरेशन सेम नहीं है, जो चार्ज सेपरेशन वहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस है, माइनस माइनस नहीं है, तो उस टाइम में आपको रिप्रेजेंटेशन
इसका, तो उस टाइम में उसको आपको एज इट इज रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे था प्लस प्लस तो यहाँ पे प्लस। ओके, इस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंट करने के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो ये सारी चीजें थी। एग्जाम्पल भी बहुत ये वाले हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको समझने हैं कि कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक, एग्जाम्पल दिया वाला है पॉलीइन का। ओके, पॉलीइन के एग्जाम्पल में क्या है, CH3। सी पॉलीइन यानी क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर के अंदर इथिलीन जो यूनिट है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये इथिलीन यूनिट बार बार अगर जो रिपीट होता है तो ये मॉलिक्यूल इसके अंदर आता है अल्कीन सिस्टम। ओके, तो ये अल्कीन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू आती है एन की, वैल्यू ऑफ एन इज 6। यहाँ पर द एब्जॉर्प्शन एंड द बैंड अपीयर इन द ब्लू रीजन्स, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने वाला है, तो इसकी जो रेंज है वो कौन सी विजिबल में ब्लू रीजन में आती है। तो इस तरह से इसका यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सारा टॉपिक्स के बारे में था, किस तरह से वर्क करता है। पे जो MCQs है, यहाँ पे ट्रांजिशन के क्वेश्चंस है, उसको सब अच्छे से देखिए, चीजें इजीली समझ में आएंगी। रीड करिए आप, जब तक आप रीड नहीं करेंगे तब तक आपको कि, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ी देर में, आप 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, जिसकी कैपेसिटी जैसी है वैसा ही आप उसको भूल जाएंगे। ओके, जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे तब तक आपका जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है वो कॉन्क्रीट नहीं होगा, एक बात याद रखिए। ओके, तो इम्पोर्टेंट काम आपका क्या है कि उसको एक बार रिविजन करें। रीड करना है, रिविजन मीन्स क्या है, रीड। हम जो बुक्स में से पढ़ रहे हैं, बुक्स को आप रीड करिए थ्रोली। ओके, आपके कंसेप्ट कॉन्क्रीट होंगे और साथ में ही आपको फिर MCQ बनाने में भी आसानी होगी। देखिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जो है स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है ओके क्राइटेरियाज है इम्पोर्टेंट, तो कुछ क्राइटेरिया हम देखेंगे यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे है कि पहला वाला है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्राइमरीज एंड इंटरमीडिएट्स। तो एक मरीज, तो प्राइमरीज क्या है, ओके, तो काय के बारे में बताता है ये। इट इज अ फेयरली प्योर ऑर्गेनिक केमिकल्स, ओके, यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज आर कॉल्ड एज प्राइमरीज। ओके, जनरली हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वर्ड यूज करते हैं इनिशियल स्टेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर भी डाई के लिए जो मटेरियल यूज कर रहे हैं इनिशियल स्टेट के लिए, उसको हम यहाँ पे प्राइमरीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्राइमरीज में जो है एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते हैं, टोलिन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि आपको कौन से टाइप का आप डाइज वहां पर बना रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट हमको पता है, क्या पता है इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, प्राइमरीज और फाइनल प्रोडक्ट, यानी प्राइमरीज और डाई। ये जो प्राइमरी से डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है डाई में, प्राइमरी से हम डायरेक्ट हमको क्या मिल रहा है, डाइज मिल रही है, तो उसके बीच में एक स्टेट आएंगी जहां पर ना प्राइमरी रहेगा ना वो प्रोडक्ट रहेगा, ना प्राइमरी रहेगा ना वो डाई रहेगा, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट। हमने इसको देखा है जब भी हम कोई रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट स्टडी करते हैं, तो हम तो उस टाइम में जब भी कोई रिएक्शन भी स्टडी करते हैं, SN1 हो गया, SN2 हो गया, ओके, E1 हो गया, E2, यहाँ पर हमने ये वर्ड पढ़े हैं कि इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं। तो जनरली क्या जो है इंटरमीडिएट इन बिटवीन स्टेट रहती है, आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द डाई इंटरमीडिएट्स व्हिच आर देन यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द डाइस, उसको बाद में यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द डाइस के लिए। एग्जांपल अगर देखेंगे हम, तो फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, डाई इंटरमीडिएट के NO2 NO N डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड O OH Cl Br, ओके, इस तरह के यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ओके, और इस फंक्शनल ग्रुप का क्या खास बात है, इसके अंदर क्रोमोफोरिक ग्रुप अटैच है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का यूज क्या है, कोई बोल सकता है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या हेल्प करते हैं, बोलिए।
हम्म। हेलो। कलर इम्पार्ट करने के लिए। हाँ, होता क्या है एक्चुअल में, अगर जो मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि बेंजीन रिंग है समझो फॉर एग्जांपल, तो बेंजीन का जो सॉल्यूशन होता है, बेंजीन इज द कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, उसको कोई कलर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है क्या? कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच नहीं है, सिंपल होता है। वही बेंजीन के ऊपर अगर जो ग्रुप अटैच करते गए हम, अगर जो बेंजीन पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो बेंजीन बना दिया, साइमल्टेनियसली उसके पैरा पोजीशन पे एक NH2 ग्रुप लगा दिया, ओके, तो ये क्या है, ये ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के ग्रुप है जो हम उसको अटैच कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको कलर आ जाएगा। ओके, तो क्यों कलर आ रहा है, कि तो क्रोमोफोरिक और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप अटैच होने की वजह से वहां पर जो है इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ओके, उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वहां पे डीलोकलाइजेशन बढ़ रहा है, तो ये ग्रुप जो है उसका कलर, अगर जो इंटेंसिटी कम है तो इंटेंसिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, कलरलेस है तो उसको कलर कलर कंपाउंड भी बना सकते हैं, भले ही वो फेंट कलर हो, बाद में और ग्रुप अटैच होने के बाद डार्क कलर बन सकता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसीजर उसके अंदर होती है। ओके, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यूनिट प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस सारे होते हैं रिएक्शन के अंदर, यूनिट प्रोसेसेस। नाइट्रेशन हो सकता है, यूनिक प्रोसेसेस। ओके, लगता है डायजोटाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, ये ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे कि NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं, NO ग्रुप ऐड कर सकते हैं। ओके, N डबल बॉन्ड N ग्रुप ऐड कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐड, क्यूनोइड ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ग्रुप क्या के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर दिस क्रोमोफोर्स आर इसेंशियल, और उसके लिए फिर क्या होगा, वो क्रोमोजन बनेगा, क्रोमोजन, जिसकी वजह से कलर उसको इम्पार्ट हो सकता है। तो प्रोसेसेस हम कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग यूनिट प्रोसेस हम करेंगे, साइक्लाइजेशन कर सकते हैं, कंडेंसेशन कर सकते हैं, ओके, एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं, आजो कपलिंग कर सकते हैं, अल्कली फ्यूजन कर सकते हैं। ये अलग अलग हम प्रोसेस करके इंटरमीडिएट का कन्वर्जन फाइनल डाइज में कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसको जो है कलर इम्पार्ट हो सकता है। ओके, अब इम्पोर्टेंट यूनिट प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है यूनिट प्रोसेस नाइट्रेशन। नाइट्रेशन NO2 ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाइट्रेशन की प्रोसेस के लिए भी हमको तो मालूम, नाइट्रेशन नाइट्रेशन कैसा करते हैं बताइए ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं हम। अब वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर का नाम क्या है, कौन सा नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करके हम NO2 ऐड करते हैं? बोलो, और पढ़े ना हमने, इसलिए पूछ रहा हूँ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलकर हम जनरली नाइट्रेशन के लिए, कोई आयरो पे अगर जो ये दो HNO3 प्लस H2SO4 अगर दिखे, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और जनरली जो है नाइट्रेशन हम किस पे करते हैं, एरोमेटिक रिंग सिस्टम पे नाइट्रेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, उसका उसको NO2 ग्रुप ऐड हो गया, तो ये क्या होगी, एक यूनिक प्रोसेस होगी, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ है कि NO2 ग्रुप तैयार कैसा होता है। यहाँ पे H2SO4 की HNO3 के साथ अगर जो रिएक्शन होती है, तो NO2 प्लस आयन तैयार होता है, कैटायन तैयार होता है, और NO2 प्लस कैटायन ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन रिंग एरोमेटम अटैक करेगा। तो यहाँ पर वो उसका ब्रेकअप दिया वाला है, यहाँ पे देखो प्रोसेस दी वाली है किस तरह से नाइट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होंगे। तो ये सारा पार्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में भी ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए आप, टोलिन है, टोलिन, टोलिन पे हम नाइट्रेशन कर रहे हैं।
तो टोलिन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो सकता है कि टोलिन का जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है ऑलरेडी जी, नाइट्रो बेंजीन पे और नाइट्रेशन आपको करना है तो क्या करेंगे, NO2 ग्रुप क्या है, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। हाँ, डायरेक्टिंग NO2 ग्रुप, हमने तो डायरेक्टिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग किसको बोलते हैं, पैरा डायरेक्टिंग किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा है इससे पहले। ओके, तो वो हिसाब से फिर यहाँ पे ऐड होगा तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। इस तरह से आप बुक रीड करिए, ये एग्जांपल अपने को उधर भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से इतना पार्ट हमने कवर किए हैं।